ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे इस वक्त अलग अलग फ्रंट पर शुरू हो रहे हैं उस वॉर की जिसने पूरी दुनिया में चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुल चुके हैं जो कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 की ओर विश्व को धकेल सकते हैं। इसमें दो धधकते टकराव अचानक सामने आ गए हैं। इसमें पहला प्रशांत महासागर के रणनीतिक छोर पर रूस और जापान के बीच युद्ध के बादल एक बार फिर से गहरे हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विवादित एतोरोफू आइलैंड के ऐतिहासिक दौरे के तुरंत बाद रूसी नौसेना के पैसिफिक बेड़े ने परमाणु पनडुब्बी ओमस्क और क्रूजर वारयाक के साथ विशाल मिसाइल अभ्यास शुरू कर दिया है। इधर बास्टियन तटीय मिसाइल सिस्टम में 300 किलोमीटर दूर नकली दुश्मन के जहाजों को सटीक निशाना बनाकर रूस ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। जापान इसे अपने उत्तरी क्षेत्रों पर अवैध कब्जा मानता है और टोक्यो ने रूसी अभ्यास पर सख्त विरोध दर्ज कराया है। हालांकि मॉस्को ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कुरिल आइलैंडों को रूस का संप्रभु हिस्सा मानता है और इस पर किसी भी जापानी दावे को खारिज करता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक शांति संधि नहीं हो पाई है और पुतिन की इस आक्रामक गोलबंदी ने यह साफ संकेत दिया है कि रूस सुदूर पूर्व में अपनी संप्रभुता से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में एक छोटी सी गलती महायुद्ध को दावत दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में इजरायल और तुर्की के बीच में साधा सैन्य टकराव का नया मोर्चा खुल गया है। सीरिया के इदबिल प्रांत स्थित अबू अल दुहर एयरबेस पर इजरायल ने 8 हवाई हमले कर उसके रनवे को तबाह कर दिया है और ये एयरबेस हाल ही में तुर्की सेना के इस्तेमाल के लिए बहाल किया जा रहा था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी है कि सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती इजरायल की सुरक्षा के लिए रेड लाइन है जिसे पार करने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और ये तनाव हर किसी के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। हिमांशु मैम, ये जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं अलग अलग फ्रंट पर जो वॉर जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या वाकई में दुनिया के लिए आने वाले दिन काफी गंभीर हो सकते हैं या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना भी बन सकती है? नमस्कार पुनीता जी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था तो हमने देखा था कि विश्व उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे खेमों में बंट गया था जी। लेकिन इस समय भी हम जो देख रहे हैं चीजें उस तरह की दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध इसको कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हर कोई अपनी मिलिट्री पॉस्चरिंग बदल रहा है, अपने जो स्ट्रेटेजिक्स और अपने जो मिलिट्री गेम्स हैं उनको बहुत बढ़ा रहा है और उसी दिशा में हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं और उससे पूरे विश्व पे जिस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली उसको इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि उसको मिलिट्रीली भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि जापान और जो रशिया के बीच में जिस तरह की चीज है, तो जापान ने काफी इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसको भी चेंज किया है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और जापान को जो खतरा है वो 4 तरफ से है, जिसमें रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया। ताइवान पे वो अपनी नजर इसलिए भी रखना चाहता है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहां पर चाइना उसको चोक कर सकता है। और अब जब जापान को एक चीज दिखी है कि लाइव एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज रशिया की तरफ से की गई है जिसमें लगभग 13,000 सैनिकों ने शिरकत की है और खुद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो गए हैं, तो उसको समझ में आ रहा है कि जिस तरह की मिलिट्री पॉस्चरिंग हो रही है उससे स्टेटस को बदल रहा है। इट इज नो मोर द सेम वर्ल्ड एज इट यूज टू बी। और चाइना जितना एग्रेशन दिखा रहा है, और चाइना भी यहाँ पर जो एक चीज समझता है कि अगर बाकी कंट्रीज इधर उधर बिजी हैं तो उसके पास सही समय है
कि वो भी यहाँ पर अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग को मजबूत करे। और नॉर्थ कोरिया, वो ऑलरेडी देखिए न्यूक्लियर पावर जो है स्टेट है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इस समय जापान की स्थिति है, और हम्म। रशिया उसको जो डराने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट इज मोर अबाउट मिलिट्री पॉस्चरिंग, क्योंकि रशिया एक और सिग्नल दे रहा है नाटो को कि अगर आप मुझे यूक्रेन में एंगेज करोगे तो मैं हम्म। आपको पैसिफिक सी में एंगेज करूंगा। तो इस हम्म। तरह की सिग्नलिंग ज्यादा हो रही है। इट्स मोर ऑफ पॉस्चरिंग देन गेटिंग इट टू अ एक्चुअल वॉर। जी पुनीता हुँ। जी। बिल्कुल। और यही तो है सबसे ज़्यादा चिंता की हम्म, स्थिति, यही तो है कि आखिर कितने फ्रंट पर इस वक़्त दुनिया जो है जंग का दंश झेलती हुई दिखाई देगी। लेकिन रवि सर ज़रा ये बताइए, ये जो कुरिल आइलैंड है, क्या वर्तमान स्थिति में इसके समाधान को लेकर कोई संकेत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हम लगातार देख रहे हैं जापान और रूस के बीच में? देखिए पुनीता जी, इस जो कुरिल महाद्वीप हाँ। जो द्वीप समूह है, इस पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा किया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार से ही, हाँ। के बाद से ही है। इस पर रूस का पूरा प्रभुत्व है। दूसरी बात यह इसे अपना जो जापान है इसे अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है और लगातार बार बार दावे करता रहा है, लेकिन रूस इसको नहीं छोड़ने वाला। देखिए दो हुँ। बातें हैं। अब जो इस समय जो जंग चल रही है, इस समय कहीं ना कहीं रूस करीब 5.5 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, और ऐसे में अमेरिका और ईरान की जंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये दो महाशक्तियां जब जंग में उलझी हुई हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है उसे कायम करने के लिए आज रूस जिस प्रकार से पूरे विश्व पर दौरा करते हैं, वहां पे जिस प्रकार से न्यूक्लियर सबमरीन को उतार दिया जाता है, जिस प्रकार से वहां पे एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस युद्धाभ्यास किया जा रहा है, मतलब साफ है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि रूस अपनी ताकत को पहले से मजबूत कर रहा है और अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। और हुँ। दूसरी बात, अगर यह दो महाशक्तियां एक तरफ उलझती है, दूसरी तरफ जापान, क्योंकि देखिए एक तरफ तो उसे रूस का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने जिस प्रकार से वहां 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो जापान सागर में जिस प्रकार से उन्होंने दागी है, तो ऐसे में चीन भी कभी भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि चीन को भी ताइवान पे बहुत जल्दी, क्योंकि चीन भी अपना जो टाइमिंग देख रहा है, टाइमिंग को लेकर है कि कब उसे ताइवान पर कब्जा करना है। तो ये सब बातें अपने आप एक ऐसा हालात बनते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी तरफ जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि इसराइल के अंदर और ईरान के इसराइल और जो आपका तुर्की के बीच में भी तलवारें खिंच चुकी हैं। खासकर जिस प्रकार से सीरिया के अंदर, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति से एक फ्रीज समझौता हुआ था, तो वो समझौते में यह तय किया गया था कि वहां पे किसी भी प्रकार का सैन्य बढ़ोतरी नहीं की जाएगी सीरिया के हुँ। राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब जिस प्रकार से तुर्की, क्योंकि एक तरफ अभी कुछ खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में भी रूस, चीन और तुर्की के कुछ हथियार उतरे हैं, कुछ वहां पे शिप्स आई हैं जहां पे काफी गोला बारूद उतरा है। तो मतलब ये चीजें जब सामने आती हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम एक बड़े खतरे की तरफ आगाह कर रहा है, क्योंकि अमेरिका से पेंटागन ने भी एक खबर जारी की थी कि भारत को लेकर जिसमें चिंता जताई गई थी कि पड़ोसी मुल्कों से एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो ये सब बातें लगातार निकल रही है, लगातार जिस प्रकार से तुर्की अपने पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से अब जो जापान के ऊपर रूस ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उस द्वीप समूह को लेकर, खास कुरिल द्वीप समूह को लेकर जिस प्रकार से अपने पैर पसारे, तो अब ये हालात कहीं ना कहीं बातचीत बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं रूस अपना वर्चस्व नहीं छोड़ने वाला, अपना जो अधिपत्य है उस द्वीप पर वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आजादी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही उसने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो जबकि वो 700 किलोमीटर दूरी पर है, तो इसे अपना उत्तरी क्षेत्र मानता रहा है जापान, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लगातार न सिर्फ युद्धाभ्यास किया जा रहा है, वहां के दौरे किया खुद व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये सब बातें साफ बता रही हैं कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान की मैं भी बता रहा था आपको कि हुँ। वहां पर जिस प्रकार से तुर्की और चीन का एक बड़ा बेड़ा शिप्स उतरे हैं, और वहां पे जिस प्रकार से अगर ये खबर सही है कि वहां पे गोला बारूद उतरा है या हथियार उतरे हैं, ड्रोन उतरे हैं, तो यह चिंता का विषय है, खासकर साउथ एशिया के लिए भी, क्योंकि एक बड़ी जंग की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है। तो ऐसे में तुर्की जिस प्रकार से मुस्लिम देशों पर अपना खलीफा बनने की तैयारी कर रहा है, जिस प्रकार से अब जो रूस अपना पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से पिछले कई, जब से सेकंड टर्म में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद से जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो सभी डिसीजन कहीं ना कहीं एक बड़ी जिसे हम बोल सकते हैं कि खबर पूरी दुनिया के अंदर
जो गुहार शुरू हो चुकी है कि आखिर आने वाला टाइम कैसा हो क्या। तो उस ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, या बात साउथ एशिया की करें, यूरोपीय देशों की बात करें, नाटो की बात करें, क्योंकि नाटो का जो यूक्रेन के साथ जो समर्थन रहा, और ऐसे जी। में जापान ने भी इसका समर्थन किया, और खासकर जो सैंक्शन लगाए गए थे जापान पर, उसको लेकर भी उसने समर्थन किया था जापान ने। तो ये एक हालात ऐसे बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, और अगर यह जंग छिड़ती है तो यह तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए, इसका खतरा मंडराता रहेगा। और खासकर क्योंकि यह दो महाशक्तियां हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे बात करें रूस की, और अगर आने वाले टाइम में चीन भी ऐसी जंग जी। में कूदता है तो यह तय है कि दुनिया दो भागों में बटेगी। और अगर दो भागों में बटेगी तो ऐसे में जंग की सिर्फ यह जंग नहीं रह जाएगी, यह तीसरे विश्व युद्ध होना हम्म। लगभग तय है। जी हम्म। सुनीता जी। यानी कि अगर यही हालात रहे, ये स्थिति रहे, तो फिर आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखिए झेलना पड़ सकता है। लेकिन हिमांशु मैम, जरा ये भी समझाइए, क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से जापान और रूस के बीच में ये जो हम तनातनी देख रहे हैं, ये और भी ज्यादा संबंध खराब हो गए हैं, और ये पूरा फोकस जो है अब कुरिल आइलैंड जैसे लेकर लंबे समय से हम देख रहे हैं कैसे विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये और भी ज्यादा गंभीर यूक्रेन युद्ध की वजह से तो नहीं हो गए हैं? बिल्कुल, आपका हाँ। सवाल सही है पुनीता जी। ये बहुत ज़्यादा हम्म। जो यूक्रेन का जो वॉर है, उसने जापान को इम्पैक्ट किया है। देखिए, हम्म। पहले जापान जो है डिफेंसिव पॉलिसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फॉलो करता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव पोस्चरिंग पे आ गया है, हम्म। क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वो जिस तरीके से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, क्योंकि नाटो देशों की वजह से और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में पहले जापान पूरे लंबे समय तक यूक्रेन का समर्थन करता रहा, जो कि रूस को बिल्कुल नागवार है। और जिस तरीके से मिलिट्री पोस्चरिंग चेंज हो रही है हर कंट्री की, पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि जो हम्म। दोस्त थे, वो अब अपने खेमे को छोड़ के दूसरे-दूसरे अलायंसेस में जा रहे हैं। हर किसी के लिए अपने देश की जो मिलिट्री पोस्चरिंग है, उसको बढ़ाना। दूसरा, हम्म। युद्ध बहुत चेंज हुए हैं। देखिए, अब जो डेटरेंस है, वो मैरीटाइम बढ़ा है, उसमें ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसमें टॉर्पिडोज़ यूज़ हो रहे हैं, उसमें रडार सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो ओवरऑल हम देखते हैं इंटरसेप्शंस जो हैं, वो बढ़े हैं। जापान जैसा छोटा देश जिसके पास में कि न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसकी लेकिन जो रडार सिस्टम्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो पावर बहुत मज़बूत है। तो उसको एक चीज़ समझ में आती है कि वो जापान जो है रशिया के साथ में डायरेक्ट युद्ध में नहीं जा सकता है। हम्म। लेकिन अपनी डिफेंसेस के लिए अब उसको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन का उसने हाल देख लिया है कि जिस युद्ध को रशिया बहुत छोटे समय में खत्म कर सकता था, उसने नहीं किया है। यानी कि उसने नाटो को उलझाने के लिए जिस तरह का पोस्चरिंग किया है, वो अमेरिका के लिए भी और जो बाकी कंट्रीज है, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, उनके लिए भी थका देने वाला है। यानी कि युद्ध का स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया है, और ये जापान को भी समझ में आ गया। देखिए, जापान द्वितीय विश्व तक बहुत एग्रेसिव खेला था। तो हम्म। जो चाइना जैसा देश है, रशिया जैसा देश है, उसमें उसके प्रति वो भाव ऑलरेडी हैं। यानी कि जो बेसिक ट्रेड्स हैं, वो नहीं बदले जाते हैं। और हम्म। वही धीरे-धीरे पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिला है कि जापान अब जब से तकाशी आई है, उसने अपना मिलिट्री पोस्चरिंग बहुत चेंज किया है। तो उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूक्रेन के समर्थन की वजह से जापान जो है हम्म। अब अपनी पोस्चरिंग को चेंज कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया भी अब अगर उसके आसपास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिसमें लाइव फायरिंग कर रहा है, जिसमें कि वो अपने नए मिसाइल्स को चेक कर रहा है, और जिस तरह की भारी तादाद में, देखिए 13,000 सैनिकों का होना कोई कम बात नहीं है। जी। जिस तरह की मिलिट्री पोस्चरिंग वो दिखा रहा है, क्योंकि जापान के आसपास का जितना, वो तो एक महाद्वीप है, वहां पर अगर आप मरीन एक्सरसाइजेस करते हैं और लाइव फायरिंग करते हैं, तो जापान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो उसे देखते हुए जापान की जो मिलिट्री पोस्चरिंग है, वो बहुत हद तक चेंज हुई है। और जो 4 द्वीपों को लेके, जो कुरिल द्वीप हैं, उनको लेकर भी जापान अपना दावा किसी भी सूरत में पीछे नहीं लेगा। भले ही रशिया हम्म। उस पे आसपास जितना भी कब्जा दिखाने की कोशिश करे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे आते हुए समय में दिख रहा है, जिसको लेके हालांकि दे विल नेवर गेट इनटू द प्रॉपर कॉन्फ्रंट्रेशन, लेकिन जापान जैसे हम्म। अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा है बार बार, उस चीज को देखते हुए लगता है कि हालात गंभीर हैं। जी हम्म। पुनीता जी।
यानी कि हालात गंभीर हो सकते हैं जैसा आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में रवि जी, अगर मान लीजिए कि वाकई में स्थिति गंभीर हो जाएगी, तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर पूर्वी एशिया की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरीके से इसका असर देखने को मिल सकता है? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पूरी दुनिया के अंदर अब सभी मुल्क कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो रहे हैं एक दूसरे पर, और खासकर जो महाशक्ति हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर कि जिस प्रकार से डिसीजन लिए गए, खासकर ऐसे में अब जो जंग का रवैया है, जिस प्रकार से ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई, तो जिस प्रकार से मिडल ईस्ट का एक विश्वास अमेरिका से खत्म हुआ, तो ये अब आज एक जो इन महाशक्तियों पे जो विश्वास था पूरी दुनिया का, वो खत्म हो रहा है। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज थी, जो अमेरिका की इमेज थी, वो पहले से खराब हुई है, पहले से ध्वस्त हुई है। तो ऐसे में एक विश्वास खत्म होने की वजह से आज छोटे छोटे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो यह साफ है कि आज जितने मर्जी सैंक्शन लगाए जाएं, तो ऐसे में सभी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए नए रास्ते चुनने पड़ रहे हैं और नए समूह बन रहे हैं। और अगर नए समूह बनते हैं तो सिर्फ पूर्वी एशिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ कि सभी देश, चाहे नाटो देश भी हों, चाहे नाटो देशों ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए अमेरिका का साथ नहीं दिया, मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि आज उन देशों को पता है कि आज अगर वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो जवाबी कार्रवाई उन पर भी होगी। तो ऐसे में हर देश अपने जो है अपनी आवाम को देख रहा है, अपनी जनता को देख रहा है कि ऐसे में युद्ध में कूदना कितना सही होगा और अपना बचाव कैसे करना, क्योंकि अब अमेरिका की जो गारंटी थी सुरक्षा की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नहीं मान रहे देश, अब उनको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो ऐसे में नए समूहों का गठन हो रहा है। चाहे हम बात करें, कई देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में नए समूह बनाए जाए। तो ऐसे में कुछ कई नए हालात बनते जा रहे हैं। अभी कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सबको इस बात की चिंता है कि बिल्कुल, और चिंता उन देशों को है, चिंता सर उन देशों को है जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं, दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन असर पूरी दुनिया पर होता है अगर जंग की स्थिति देखने को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी और आगे बढ़ते हैं।